अच्छा भाई, आज हमने स्टार्ट करने के यहाँ चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वर्क पावर एनर्जी। और आज का पूरा लेक्चर एमसीक्यूज यानी बेसिक्स के ऊपर वर्क करेगा। आपको मालूम होगा ये बात कि हम हमेशा जब भी कोई चैप्टर का आगाज करते हैं तो हमेशा सबसे पहला काम क्या होता है कि हम बेसिक्स पढ़ते हैं, और जब बेसिक पढ़ते हैं उसके बाद जाके आप इस काबिल होते हैं कि आप आगे चैप्टर की बारीकियों को समझ सकें। तो भाई सबसे पहले चैप्टर का नाम है वर्क पावर एनर्जी, और इसमें बेटा सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है वर्क डन। सबसे पहला सवाल ही आता है कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन क्या होता है? डिफाइन वर्क डन। वेरी गुड। बेसिकली जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स लगाने से बॉडी के अंदर मैकेनिकली तब्दीली है। मैकेनिकल का मतलब जो होता है कि बॉडी अपनी पोजीशन को क्या कर रही हो, चेंज कर रही हो, और बॉडी को डिस्प्लेसमेंट कवर करें। हमने कहा व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी and it covers some distance along the direction of force। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आप डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन लगा दें तो दर हकीकत ये क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा बाय मींस ऑफ मैकेनिकल वर्क। अब यहाँ पर हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया मैकेनिकल इन्फ्लुएंस का। तो बेटा ये मैकेनिकल इन्फ्लुएंस का मतलब ही यही है कि मैकेनिकल मींस टू चेंज इट्स पोजीशन। जब बॉडी डिस्प्लेस होती है तो इसका मतलब वो अपनी पोजीशन को क्या कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो आप वर्क पढ़ने जा रहे हैं कौन सा वाला वर्क है? मैकेनिकल वर्क है। इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर जो एनर्जी होगी वो मैकेनिकल एनर्जी होगी, और जो पावर होगा वो मैकेनिकल पावर होगी। अब आप कहेंगे हमने इसकी एक क्वालिटेटिव एनालिसिस भी पढ़ी है कि इट इज द प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट होता है? स्केलर प्रोडक्ट होता है। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने सारे टॉपिक्स वेक्टर प्रोडक्ट के पढ़े थे। यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हैं? स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो इट इज द स्केलर प्रोडक्ट। किसका स्केलर प्रोडक्ट होता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, जिसको आप डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी पढ़ रहे हो। तो W का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा? W इज इक्वल्स टू F डॉट S। और जब डॉट प्रोडक्ट ओपन होता है तो आप पढ़ते हैं मॉड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मॉड ऑफ सेकंड वेक्टर टाइम्स cos थीटा। अब तक आप ये थे सब जगह फॉर्मूले में साइन का फंक्शन आ रहा था क्योंकि वहाँ वेक्टर प्रोडक्ट्स का जिक्र हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे किसका जिक्र हो रहा है? स्केलर प्रोडक्ट का। तो सब जगह क्या आएगा? cos का फंक्शन आएगा। अब आते हैं इसके यूनिट्स की तरफ। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन? तो आप कहेंगे कि वर्क डन का यूनिट होता है जूल, और ये जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर के, और ये न्यूटन ओपन कर देंगे तो आपके पास बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब आप कहेंगे मीटर पे स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि 1 मीटर न्यूटन को ओपन करके आए और 1 मीटर आगे लगा हुआ है, तो मीटर इंटू मीटर क्या बन जाएगा? अब आप कहेंगे कि हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े थे। हाँ भाई, अब तो सब बराबर है, कोई पुराना और नया तो नहीं है। तो बताइए कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़कर आ रहे हैं? 3। कौन कौन से? MKS, CGS, FPS, यही पढ़े भाई। तो हमारे पास यहाँ पर MKS सिस्टम तो हो गया। अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स CGS सिस्टम। तो बेटे याद रखिएगा वर्क का CGS यूनिट है अर्ज। यकीनन ये नाम आपने नहीं सुना होगा, आज आप पहली दफा सुन रहे होंगे। अर्ज इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ वर्क डन। वर्क का सबसे छोटा यूनिट अर्ज होता है, और ये अर्ज बराबर है 2.5 सेंटीमीटर के। ये अर्ज किसके बराबर है? 2.5 सेंटीमीटर के। यानी सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होता है? डाइंस होता है। आप चाहें आप इसको फर्दर ओपन कर लें तो ये बन जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा सिस्टम है, अच्छा इसकी कन्वर्जन भी आपको मालूम होनी चाहिए।
अब ये सारी बातें किताब में नहीं लिखी हुई, लेकिन जब आप अचानक से इसको एमसीक्यू में देखते हैं तो आप कहते हैं यार ये कहाँ से आ गया। तो भाई आपको ये सारी बातें यहाँ पे बताई जा रही है कि एक अर्ज में एक्सपोनेंट -7 जूल होते हैं। तो बताओ कि जूल बढ़ा कि अर्ज बढ़ा? जूल बढ़ा। अर्ज अर्ज के साथ -7 लगा भाई। -7 का मतलब बहुत स्मॉलर वैल्यू है, 0.0000 करके आंसर आएगा। इसका मतलब अर्ज एक छोटा यूनिट है। तीसरा सिस्टम हम बात कर रहे थे, यहाँ पे कौन सा सिस्टम है? एफपीएस सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फोर्स का यूनिट पाउंड हो गया और डिस्टेंस का यूनिट फुट हो गया। तो पाउंड्स इंटू फुट लिख लें या फुट इंटू पाउंड्स लिख लें, पाउंड्स के लिए आप एलबीएस यूज करते हैं। अगर आपने कभी वेइंग मशीन पे खड़े होकर अपना वजन देखने की कोशिश की हो तो वहां दो स्केल्स होते हैं, एक केजी वाला स्केल होता है और एक पाउंड्स का स्केल होता है जिसके ऊपर एलबीएस लिखा हुआ होता है। तो एलबीएस का मतलब ही पाउंड्स है। अब सिंस वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसका मतलब हमारे पास एनर्जी के 3 यूनिट्स हमने यहाँ पे और पढ़ने। इनमें पहला नाम क्या आ रहा है? बीटीयू। बीटीयू स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये अपने नाम से डिफाइन हो रहा है। कहाँ पर इस्तेमाल होता है? थर्मल यूनिट यानी थर्मल एनर्जी के लिए। तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट के लिए बात बताई जाती है कि ये हीट का सबसे बड़ा यूनिट है। इट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। और याद रखिएगा एक बीटीयू के अंदर कितने जूल्स होते हैं? 1055 जूल्स होते हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि बीटीयू एक बड़ा यूनिट है और जूल एक छोटा यूनिट है। यहाँ जूल बड़ा था, अर्थ छोटा था। यहाँ बीटीयू बड़ा है और जूल छोटा यूनिट है। फिर आप कहेंगे कि आपने एक यूनिट और पर सुना है, KWH। कह रहे सुना सुना तो लग रहा है। किलो वॉट आवर। बेटा आज ही घर जाइएगा, अगर आपके घर कुंडे से लाइट नहीं आती तो यकीन आपके घर एक मीटर लगा हुआ होगा और मीटर के ऊपर बड़ा बड़ा क्या लिखा होगा? KWH स्टैंड फॉर, ये वही एनर्जी है जो आप पंखे और लाइटें खोल के जाया कर रहे होते हैं। आप जो कहते हैं ना हमारे घर बिजली का यूनिट आ रहे हैं, 500 यूनिट्स जल गए इस महीने, 200 यूनिट्स जल गए। यूनिट्स क्या है? किलो वॉट आवर है। किलो वॉट आवर एक एनर्जी का सबसे बड़ा यूनिट है और ये बेसिकली स्पेशली यूज होता है कहाँ पर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। इसीलिए एमसीक्यू बनता है, इट इज द कमर्शियल यूनिट। किसका? हाँ, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कमर्शियल यूनिट बताएं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो आंसर होगा किलोवाट आवर। अब कितना बड़ा है आइए ये भी देख लें। तो आपने कहा 1 किलोवाट आवर के अंदर कितनी एनर्जी होती है? 3.6 एक्सपोनेंट 6 जूल। अब देखो वहां पर बात हजारों में थी, 1055 लिखा था, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्सपोनेंट 6। मिलियंस में बात चली गई और जब बात मिलियंस में चली गई तो इसका मतलब लाखों की बात हो रही है। आज फिर आइस का नशा किया था। तो हमने कहा कि हमारे पास किलोवाट आवर की जिक्र हो गई। अब हम बात करने जा रहे हैं इसका एक और यूनिट जो आपने अगेन क्लास मैट्रिक में सुना होगा। 91 की इज्जत आपके हाथों में है। इलेक्ट्रिकल वोल्ट मार्केट में नया यूनिट आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रिकल वोल्ट नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं सुना किसी ने ये यूनिट? ये हमारे पास यूज होता है स्मॉलेस्ट यूनिट एनर्जी का।
तो मैं बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ पर यूज होता है, पार्टिकल फिजिक्स है। पार्टिकल फिजिक्स का नाम सुना है किसी ने? जी। पार्टिकल से मुराद एटम या एलिमेंट या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, बैरियन, हेड्रॉन्स, लेप्टॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पार्टिकल फिजिक्स के अंदर एटॉमिक फिजिक्स भी शामिल है, न्यूक्लियर फिजिक्स भी शामिल है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी शामिल है। यानी ये वो सारी फिजिक्स है जो अगले साल आपने कहाँ पढ़नी है, सेकेंड ईयर में। ये सारे नाम मैंने जो नाम लिए सब सेकेंड ईयर के चैप्टर के नाम है। यानी आपके पास जो सेकेंड ईयर की फिजिक्स आने वाली है वो तबाही आने वाली है। तबाही से मुराद मॉडर्न फिजिक्स आने वाली है। यार कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये क्या वो जो बचपन में वर्क पढ़ते थे वही एनर्जी वही पावर वही सब कुछ नया सीखने को मिलेगा सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर। लेकिन जब बच्चा नया सीखने की कोशिश करता है तो कहता है ये तो पता नहीं, बहुत मुश्किल है। नया सीखने में यही होता है ना, बहुत मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं होता भाई, आप अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो हर चीज आसान होती है। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक छोटा यूनिट और इसका अंदाजा आपको इसके कन्वर्जन फैक्टर से नजर आएगा। कितनी है? -19 है। तो बताएं इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा यूनिट हुआ छोटा यूनिट हुआ? ठीक है जी। ये बता दें कि 6 यूनिट्स हो गए, 6 के 6 यूनिट्स अब आपको याद होने चाहिए। अब ये बताएं कि आपने चैप्टर नंबर 2 में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक नहीं बल्कि दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक स्लोप का और एक एरिया अंडर द कर्व का। पढ़ा था? तो इसका मतलब आप, मैं उम्मीद करता हूँ इस एमसीक्यू का जवाब देंगे। द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ represents वर्क डन। बेहतरीन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इनसे पूछ लूं कि भाई ये वर्क डन कैसे आया, तो ये कह रहे हैं फोर्स को जब डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हमने पढ़ा था एरिया के अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो फोर्स को जब डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वर्क डन आ गया। ये बता दें वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? तो अब आप कहेंगे इतना बड़ा बड़ा स्केलर प्रोडक्ट लिखा है उसके बाद तो ये सवाल बनता ही नहीं है ना। चलिए अब हमारे टाइप्स ऑफ वर्क के ऊपर, कितने तरह के वर्क डन पढ़ने, तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वर्क। एक आपके पास कहलाता है पॉजिटिव वर्क, और याद रखिएगा वर्क डन सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे ही डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ एक और फैक्टर है, एंगल। सारा खेल ही किसका है, एंगल का खेल है। अगर आपका एंगल 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है तो ये वाला वर्क डन क्या कहलाएगा, पॉजिटिव वर्क डन। जरा बताइएगा पॉजिटिव वर्क डन की कोई एग्जांपल पढ़ी हो। मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल। ये कह रहे हैं कि जब गाड़ी ब्रिज पे जा रही है तो ब्रिज ग्राउंड से क्या फॉर्म कर रहा है, पॉजिटिव वर्क डन। आगे, वेरी गुड, पुलिंग ऑफ अ बॉक्स। मैं कह रहा हूँ सेम डायरेक्शन। और कोई एग्जाम्पल?
एक्सलेंट। प्रोजेक्टाइल मोशन जितनी भी पड़ी थे वो सारे के सारे कैसा वर्क डन कर रहे हैं। फिर चाहे वो आप फुटबॉल को किक करें या बुलेट को फायर करें, लेकिन अगर आप ये कहें कि एंगल एग्जैक्टली कितना हो जाए, अरे 90 पे कहाँ बेटे, 90 की बात तो आएगी आएगी जरूर आएगी 90 की बात। जीरो यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या हो जाए, वेरी गुड, पैरेलल हो जाए। तो बताएं वर्क डन कैसा होगा, वेरी गुड, मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ भाई, अब इस फॉर्मूले में मुझे कॉस नजर नहीं आ रहा। थीटा जीरो तो कॉस भी जीरो, कह रहे हैं थीटा जीरो तो कॉस भी जीरो, तो फिर तो आंसर जीरो नहीं आना चाहिए। कौन था ये थीटा जीरो तो कॉस भी जीरो, सिर्फ थीटा जीरो के बराबर है, कॉस जीरो के बराबर नहीं, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो ये वाला वर्क डन क्या कहलाएगा, मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क डन कहलाएगा। जैसा कि आपने कभी किसी गाड़ी को धक्का लगाया हो, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल अगर आपके पास केस आ रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो इसका मतलब दिस वेक्टर इज मैक्सिमम पॉजिटिव। किसी भी बॉक्स को पुश करें, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करें, तो ये सारे के सारे वर्क डन कैसे होते हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव। दूसरी टाइप का वर्क डन हमारे पास कहलाता है नेगेटिव वर्क, और नेगेटिव वर्क डन के अंदर एंगल कितना होगा, वेरी गुड, 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। तो अब आप बता दें इसकी कोई एग्जांपल, क्या कर दें, पुल कर दें। पुल में तो पॉजिटिव मैक्सिमम पॉजिटिव नहीं हो रहा था, पुल कर रहे हैं तो खींच भी नीचे रहे, यहाँ भी नीचे रहे, ऊपर की तरफ खींचें तो फोर्स भी ऊपर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रही है, पॉजिटिव। फोर्स को पुल करते हैं, कैसे जाती है, कहाँ जाती है भाई, हम तो जिस डायरेक्शन में खींचते हैं उसी डायरेक्शन में जाती है। रिकॉइल ऑफ द गन, वेरी गुड। बेसिकली रिकॉइल के केस में नेगेटिव वर्क डन हो रहा होता है। इसका मतलब आप कभी स्विंग पे नहीं बैठे, स्विंग पे आप फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, लेकिन स्विंग कहाँ आ रहा है, पीछे। आपने कभी पेंडुलम का प्रैक्टिकल नहीं किया, आप उसको लेके जा रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे, वो भाग भाग के वापस कहाँ आ रहे हैं, मेन पोजीशन पे। तो क्या ये सारे के सारे वर्क डन नेगेटिव वर्क डन नहीं है, क्या आपने कभी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स नहीं लगाई, इसका मतलब ये सारे के सारे वर्क डन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो भाई अगर एंगल एग्जैक्टली कितना हो जाए, फिर 90, ये है कौन 90 वाला जिसको इतनी जल्दी है 90 लाने की। तो हमने कहा अगर एंगल कितना हो जाए, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या हो जाए, ये परपेंडिकुलर कौन बोल रहे हैं, एंटी पैरेलल, क्या हो जाए, एंटी पैरेलल हो जाए। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है, अपोजिट। तो वर्क डन विल बी नेगेटिव, तो पहले भी था मिनिमम, वेरी गुड। मैंने बॉल ऊपर फेंकी और वो रॉकेट बन गई, आसमानों पे चली गई, बादलों को क्रॉस कर गई, सैटेलाइट में चली गई। अरे भाई बॉल बाहर नहीं भाई, क्यों भेज दें, हम सैटेलाइट भेजी है ना, हम तो बॉल को फेंक रहे हैं। क्या बॉल ऊपर चली जाती है आसमानों पे, कहाँ जाती है, तो फोर्स कहाँ लगाई, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, अगेंस्ट द फील्ड काम कर रही थी, इसीलिए वर्क डन कैसा था, मिनिमम। विद इन सेकेंड्स नीचे आ जाती है, विद इन सेकेंड्स, इसका मतलब अगेंस्ट द फील्ड काम हो रहा था ना, चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट ले दें, फौरन चार्ज भाग के फील्ड के पास आ जाता है, मिनिमम वर्क डन। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करी, ग्राउंड स्टेट से कहां चला गया,
एक्साइट ऊपर, किसके ऊपर? एक्साइटेड स्टेट में चला गया, हमेशा के लिए रहने चला जाता है, वापस नीचे आ जाता है अगेंस्ट द फील्ड। तो जितने भी वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? मिनिमम होंगे। तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम की वजह से यहाँ पे एक अदद किसका साइन है? माइनस का साइन है। तो आपने कहा ऑल द वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड्स। अब वो कोई सी भी फील्ड हो सकती है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वो मैग्नेटिक फील्ड हो, वो स्प्रिंग फील्ड हो, वो न्यूक्लियर फील्ड हो, वो कोई सी भी फील्ड हो। अब आ रहे हैं तीसरे टाइप पे, जिसका क्या नाम है? हाँ भाई, वर्क डन कभी जीरो हो सकता है। कब? जब 90 डिग्री हो। 90 का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गए? परपेंडिकुलर हो गए। तो जरा बताओ, क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हो सकते हैं? ये जो नो कह रहे हैं ना, वो क्लास से चला जाए, क्योंकि अभी सर्कुलर मोशन में पढ़ा कर आ रहा हूँ। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर का केस। क्या सर्कुलर मोशन कॉज हो रही थी? कहाँ लग रही थी, किस टॉपिक में? टॉर्क। ये कह रहे हैं फोर्स एंड मूवमेंट आर्म, टॉर्क के केस में परपेंडिकुलर फोर्स लग रही होती है। क्या आपको किसी ने सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं पढ़ाया? सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। याद रखिएगा, द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, जहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। ये रही फोर्स, ये रही डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगल है? द वर्क इज सेड टू बी जीरो वर्क। आप कहेंगे ये जीरो वर्क तो नहीं कर रहा, ये तो बेचारा सुबह से चक्कर लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसका वर्क डन कितने है? हाँ, excellent, because its displacement is zero। अब जरा मेरी मोशन को देखना, यहाँ खड़ा हूं, 5 कदम आगे गया, 5 कदम, डिस्प्लेसमेंट जीरो। क्लास 9 में यही तो सिखाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां से चले थे वापस, तो नेट डिस्प्लेसमेंट, और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई तो वर्क डन भी, तो हो गया सर्कुलर मोशन में वर्क डन जीरो। तो आज के बाद याद रखना कि जब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो वर्क डन। अब आप मुझे बताएं कि जहां से चले थे वापस वहीं पर आ गए, इस बात को एक नाम दिया जाता है। सॉरी, पाथ, रास्ते का नाम पूछ रहा हूं, सर्क्यूलर नहीं। चलो मैं फिर ये एग्जांपल बदल देता हूँ। गर्ल्स डे भी सर्क्यूलर आया, आप अपने घर से निकले, सुबह कॉलेज गए, शाम में दोस्त के घर गए, कोचिंग आए, और वापसी रात में अपने सर्कुलर पाथ पर घूम रहे थे। इसका मतलब वो पाथ है तो जहां से चले थे वापस वहीं पर आ गए, लेकिन वो पाथ सर्कुलर नहीं है। इस पाथ का एक नाम है, ये तो पूछना चाह रहा हूँ, इस पाथ को क्या कहते हैं? इस पाथ को कहते हैं क्लोज पाथ। कभी क्लोज पाथ का नाम नहीं सुना? नो। चले भाई, आज सुन ले, ऐसा पाथ जिसका सफर जहां से शुरू हो और वहीं पर, ऐसा पाथ क्या होता है? क्लोज पाथ। तो आपने कहा द वर्क डन along a close path
इज जीरो। अब मुझे बताइएगा, मैं आपके सामने तीन पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, तीनों की खास बात। तीनों पार्ट में कोई खास बात नजर आ रही है? तीनों क्लोज्ड हैं। तीनों पार्ट कैसे बात है? तो तीनों का वर्क डन कैसा होगा? तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कैसी हो गई? तो डिस्प्लेसमेंट के जीरो होने से वर्क डन भी। इसका मतलब आप सुबह से निकले घर से और रात में जब वापस घर गए तो आपका वर्क डन विल बी। और ये वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा। क्या तीनों का पाथ सेम है? तो क्या ये वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा? पाथ कोई सा भी हो, अगर वो क्लोज पाथ है तो वर्क डन कितना होगा? इसका मतलब ये वर्क डन पाथ पे डिपेंड। द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। वो कह रहा है कोई सा भी पाथ फॉलो कर लो। भाई आप सब अपने घर से आ रहे हैं, अपने घर जाएंगे? नहीं, नहीं। ये कौन है जो दिहाड़ीदार मजदूर है, जिसकी दिहाड़ी लगी हुई है? भाई अपने घर जाते हैं, शरीफ लोग अपने ही घर जाते हैं। मैं अपने घर से आया हूँ, मैं अपने घर जाऊंगा, तो क्या सबका पाथ एक जैसा होगा? लेकिन सबका पाथ क्लोज जरूर होगा। सबका वर्डन जीरो जरूर होगा, लेकिन सबका पाथ एक जैसा। यही वजह है कि वर्डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। चलो एक आखिरी मिसाल सुनो। कभी पड़ोसियों के घर बिरयानी देकर आए हो? हम कह रहे हैं बिरयानी बने और पड़ोसियों में बटे ना, भाई ना। सारी तो हमने ही खानी है। तो आप जब उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हैं जिसका नाम है ट्रे, और बड़े संभाल के ध्यान से, एक चावल भी ना गिरे वरना अम्मा ने धुलाई कर देनी है। ऐसे ही होता है ना, अम्मा ने कहा देख के लेके जाना बेटे। तो आप अपनी जान से ज्यादा किसकी हिफाजत कर रहे होते हैं? ट्रे की हिफाजत कर रहे होते हैं। आप अपने घर से निकले, वो ट्रे लेकर जा रहे हैं, और ट्रे का वेट कहाँ लाए कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है? डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है? फॉरवर्ड। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कितना एंगल बन गया? कैसा वर्क डन? तो ट्रेन ने कोई वर्क डन किया होगा? आपके हाथ में तो थी पहले भी, और जब पड़ोसी के घर पहुंचे तब भी आपके हाथ में थी। तो वर्क डन बाय द ट्रेस। आप अपने कंधे पे बैग लटका के ला रहे हैं, यहाँ पहुंचे आपने कहा मैं थक गया। द वर्क डन बाय द बैग इज। पोर्टर का नाम सुने? कुली। सर पे सूटकेस रखकर बेचारा पीछे पीछे चले जा रहे, चले जा रहे। वर्क डन बाय द सूटकेस। वाह भाई वाह, इतनी मेहनत के बाद सुबह के निकले हुए जब रात में थके आ रहे घर गए तो वर्क डन बाय द मैन इज जीरो। तो पता ये लगा कि अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट होल्ड कर लूं और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलना शुरू कर दूं तो वर्क डन क्या होगा? तो आज के बाद द वर्क डन इन होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट एंड मूव्स हॉरिजॉन्टली कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल नहीं, जीरो। क्योंकि इसका वेट कहाँ लाई कर रहे हैं? डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है? हॉरिजॉन्टल। परपेंडिकुलर का केस हो गया। दिस वर्क डन इज कॉल्ड। यही आज का लेक्चर था। आती है बात समझ में? अब आप हैं और ये बोल रहे हैं।